डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नेचुरल फैक्ट। और मेरे प्यारे बच्चों, देखो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेंकते हैं और उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं, जैसे टोकरी उठाना या किसी चीज़ बुक्स उठाना, आपका बैग उठाना। तो इस सब में आपकी मसल्स एक्ट कर रही हैं। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, क्या करी, मसल्स एक्ट कर रही हैं। और आप कोई चीज़ फेंकते हो, सपोज आप क्या पेपर बना बना के अपने फ्रेंड्स को फेंकते हो ना क्लास में, जब टीचर्स पढ़ा रही होती है पीछे बैठ के, तो वो भी क्या है बेटा, एक टाइप का फोर्स है। तो बेसिकली क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल, आप कह सकते हैं एक एक्सटर्नल चीज़ है जिसे आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने या फेंकने के लिए, थ्रो करने के लिए या फिर उठाने के लिए, पिक करने के लिए। इट मीन्स पुश और पुल। सपोज आप क्या करते हो, दरवाजे को बंद करने के लिए क्या करते हो, पुश करते हो ना, धक्का देते हो। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। और खोलना तो आप क्या करते हो, पुल करते हो। आप कहीं विजिट करते हो मॉल में या फिर हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी आप अच्छी जगह, तो वहाँ पे लिखा रहता है डोर पे, काइंडली पुल, काइंडली पुश। बैंक में भी इवन है ना। तो एक्चुअल में वो पुश और पुल है क्या, इट इज़ अ फोर्स। ये क्या है बेटा, एक एक्सटर्नल है जो कि क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करके उस ऑब्जेक्ट का मोशन इंक्रीज करेगा, या फिर ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लेके आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल मोशन में चली आ रही है कॉन्टिन्यूस, है ना। तो बेटा कोई बॉल जैसे चली आ रही है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, किसी ने उस बॉल को ऑलरेडी मोशन में रख रखा है, तो आप क्या करोगे, अपना पैर लगा दोगे तो बॉल स्टॉप हो जाएगी, या फिर एक और जोर से किक मारोगे तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। अगर आप एक रबड़ बैंड पे फोर्स लगा कर उसको खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, है ना, तो उसकी शेप चेंज हो रही है, और आप छोड़ते हो तो वापस वो कहीं दूर जाके गिरती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इट एक्चुअली डन बाय द फोर्स। फोर्स के द्वारा ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो, इवन मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी तो उसके मोशन को स्टॉप कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे, यानी उसमें कोई भी मोशन नहीं है, वो अपने पर्टिकुलर प्लेस पे है, तो आप उसको मोशन में ला सकते हो। तो ये चीज़ किसकी वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से पॉसिबल है। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, है ना, कि फोर्स के टाइप्स भी पढ़ोगे बहुत सारे। तो चलो बेटा एक क्विक रिवीजन करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स बेटा बेसिकली क्या है, अगर सिंपल टर्म में बात करें तो क्या है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को पुश करना यानी धक्का देना या खींचना, ये सारा क्या कहलाता है बेटा, आपका फोर्स है। ये एक्चुअल में क्या है बेटा, कौन सी एक्सटर्नल चीज एक्ट कर रही है इस पे, फोर्स कर रही है। ठीक है बेटा, जनरली देखो बेटा आपने फोर्स के टाइप्स पढ़े होंगे कॉन्टैक्टेबल फोर्स, कॉन्टैक्टेबल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसके अलावा आपने नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। कॉन्टैक्टेबल जो कांटेक्ट में रहता है, फॉर एग्जांपल मस्कुलर, देखो हम किसी चीज को उठा, जैसे मेरे हाथ में मसल्स में है ना, तो ये क्या है, कॉन्टैक्टेबल, ऑब्जेक्ट से टच करके मैं फोर्स लगा रही हूँ, तो दैट इज द कॉन्टैक्टेबल। मैंने इसको पकड़, दिस इज ऑल्सो कॉन्टैक्टेबल फोर्स, है ना। जैसे आपके कौन कौन से फोर्स हो गए, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे कैसे कॉन्टैक्टेबल फोर्स है। और आपके नॉन कॉन्टैक्टेबल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्ज की वजह से होते हैं, ठीक है, जो चार्जेस की वजह से होते हैं। नॉन कॉन्टैक्टेबल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो अभी भी मैं अपने, मान लो मेरी 3rd या 4th फ्लोर पे बिल्डिंग है, ठीक है, ग्रेविटी तो नीचे है ना, फिर भी वो मुझे अपनी तरफ खींच के रख रखी है विदाउट टचिंग, तो दिस इज नॉन एज द नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स। क्या होता है बेटा आपका नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और साथ में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आप एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है बेटा। इसके अलावा कॉन्टैक्टेबल में आपका क्या होता है, मस्कुलर फोर्स, और भी आपको एग्जांपल याद हो तो आप लिख सकते हो। चलो बच्चों, तो अब पढ़ते हैं कुछ इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, कि फोर्स की वजह से क्या क्या चीजें होती है। ठीक है बेटा, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में बेटा, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का पहला इफेक्ट ये है कि ये किसी भी रेस्ट बॉडी को, सपोज यहाँ पर कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन
पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? रेस्ट। इट मीन्स इस पे कोई भी मोशन नहीं कर रहा है ये मोशन, ठीक है, ये रेस्ट पे है। तो मान लो ये मोशन में कैसे आ सकता है? जब आप इस पर फोर्स लगाओगे, या तो इसको पुल करोगे, नहीं तो क्या करोगे बेटा, पुश करोगे, है ना, खींचोगे, तभी वो मोशन में आएगी। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में पहला क्या है? इट चेंज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट पोजीशंस, और क्या कर सकता है, उसको मोशन में ला सकता है, ठीक है। रेस्ट पोजीशन से उसको क्या ला सकता है? मोशन में। जैसे मैं इसको इसे धक्का मारूंगी तो इधर चलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट है कि इट कैन चेंज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, यानी ये पोजीशन को चेंज कर सकता है। और ऑलरेडी मान लो कोई बॉल आए जा रही है, तो अगर मैं इस बॉल को पैर लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो मैंने पैर लगाए तब भी क्या इस्तेमाल किया? फोर्स इस्तेमाल करी है। तो फोर्स क्या चेंज कर सकता है बेटा? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी हम किसका अप्लाई करते हैं? फोर्स का। याद रखना, कोई बॉडी रेस्ट पे है तब भी हम फोर्स अप्लाई करें उसको मोशन में लाने के लिए, और कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी मोशन में है तब भी उसको स्टॉप करने के लिए हम किस चीज का यूज कर रहे हैं बेटा? फोर्स का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो और व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन, we can stop the object by applying force। अगर हम फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? उसकी मोशन को रोक भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एक बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है, मैं इधर से इसको किक करके बॉल को उधर फेंक सकती हूँ। आप बैडमिंटन खेलते हो अपने दोस्तों के साथ, तो वो जो कॉक आती है आप क्या करते हो? उसको ऐसे मारते हो कि जो आपका पार्टनर है, ठीक है, वो उसको क्या कर सके? उसको हिट ना कर सके वापस, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो आप, है ना। तो वो भी किसका एग्जाम्पल? एक फोर्स का ही। आप फोर्स अप्लाई करके ही उस कॉक की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा? फोर्स का दूसरा इफेक्ट क्या है? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन का डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है फोर्स, उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। फोर्थ क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या लिया? एक रबड़ का बॉल लिया, उसको खूब प्रेस किया, ठीक है, तो पिचक सकता है ना, वो स्क्यूज हो जाएगा। तो वो क्या करता है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी की शेप और साइज भी चेंज कर सकता है फोर्स, ठीक है। हमें फोर्स दिखाई देगा, अगर वो चेंज है मींस हमने उसको फोर्स लगाया है, जैसे रबर बैंड का एग्जांपल दिया। तो ये बेटा सिंपल टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए कि फोर्स क्या है। फोर्स बेसिकली क्या है? एक एक्सटर्नल है जो कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो या तो उसका रेस्ट पोजीशन चेंज हो जाता है, मोशन में आ जाता है, या फिर जो ऑलरेडी मोशन में वो रेस्ट पे हो जाएगा और उसके मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, और इवन हम क्या कर सकते हैं? उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं फोर्स को अप्लाई करके। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, यहाँ पे रुका हुआ है और मैं फोर्स लगा जा रही पर ये हिल नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है, तो क्या है? कुछ होगा फोर्स का इफेक्ट? यस, हो सकता है अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये ब्रेक हो जाए या फिर स्क्वीज हो जाए, है ना। तो यस, फोर्स जब भी एक्ट करता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। तो अब बेटा पढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। मोशन एक्चुअल में क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम क्या बोलते हैं? उस बीच की ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? मोशन में। रेस्ट से आने से पहले जितनी भी वो कर रहा है मोशन है, वो क्या है बेटा? उसका मोशन है। तो फोर्स और मोशन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, फोर्स लगा के रेस्ट पे ला सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन जो हमारे
सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। चलो सब बच्चे पहले मुझे ये बताओ कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। किस में मेजर करते हैं बेटा? न्यूटन में, क्योंकि भाई न्यूटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इनका एसआई यूनिट भी फोर्स की क्या रख दी गई? न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन है, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये एक बॉक्स दिख रहा है आपको, ये सरफेस पे है। ठीक है, ये किसी सरफेस पे है। ये आप हो सपोज ए और ये आपका फ्रेंड है बी। ठीक है, हालांकि कार्टून कैरेक्टर लग रहा है बट समझ लो। ठीक है बेटा, तो ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है। एक बॉक्स है, मैंने आप दोनों को बोला कि बेटा इनको धक्का मार के देखते किसमें कितना है दम, धक्का मारो। ठीक है, मान लो आप भी उतने फोर्स से इस पे, मान लो 60 न्यूटन का फोर्स आप भी अप्लाई कर रहे हो, 60 न्यूटन का फोर्स आपका फ्रेंड भी अप्लाई कर रहा है। वो भी क्या कहना चाहता है कि मैं भी नहीं हार मानूंगा, आप भी कह रहे हो मैं भी नहीं हार मानूंगा। तो फोर्स क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ये बॉक्स क्या अपनी जगह से मूव करेगा? नहीं। अरे भाई जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स आपका फ्रेंड लगा रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना। मान लो अगर मैं इसे F1 कहूँ, इसे F2 कहूँ, तो क्या होता है बेटा? नेट फोर्स क्या होता है आपका? जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है बेटा? F1 माइनस F2 होगा। ठीक है, F1 का कितना है? 60, F2 क्या है? 60। तो कितना हो गया बेटा? ये जीरो, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। जब क्या हो बेटा? अपोजिट डायरेक्शन। देखो इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, ये अपना फोर्स इधर लगा रहा है, ये अपना फोर्स इधर लगा रहा है। मतलब मैं बक्से को खिसकाऊंगी तो मेरा फोर्स किस तरफ? उस तरफ लगेगा, और उधर से कोई बक्से को खिसकाएगा तो मेरी तरफ लगेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स होते हैं तो फोर्स क्या होता है? माइनस होता है। तो एक प्लस का एक माइनस का तो जीरो हो गया। तो जब रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स जो उस बॉक्स पे लग रहा हो अगर वो जीरो होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। और बॉक्स मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बेटा? इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो तो माइनस होता है, याद रखना। तो जब बेटा रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो मीन्स फोर्स कैसा हो गया? बैलेंस्ड हो गया, बॉक्स मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब मैंने एक सुकड़े बच्चे को दे दिया, ठीक है, और एक मोटे बच्चे को दे दिया। ठीक है, मैंने कहा आप बताओ किसकी तरफ बक्सा मूव करेगा? आप बोलोगे मैम बी की तरफ मूव करेगा। बी की तरफ मूव करेगा क्या? नहीं। मूव किसकी तरफ करेगा बेटा? ए की तरफ, क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं फोर्स लगा रही हूँ तो बक्से को उधर फेंक रही हूँ ना कि अपनी तरफ ला रही हूँ। ठीक है, तो ये जो 60 है वो 40 है, इसका फोर्स क्या कम है तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा है। 60 माइनस 40 अपोजिट में है तो माइनस करेंगे तो 20, यानी बॉक्स किस तरफ मूव करेगा? ए की तरफ। ठीक है बेटा, और ये क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, अगर आपका इफ रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, अगर ये जीरो नहीं होता है तो क्या होता है बेटा? आपका बॉक्स डेफिनेटली मूव करेगा क्योंकि फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जो जिधर ज्यादा न्यूटन का फोर्स लगेगा उधर क्या होगा? उसकी तरफ नहीं आएगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा बॉक्स। ठीक है, आगे समझ में? जैसे कि ये फोर्स लगा रहा है लेकिन बॉक्स का मूव करेगा बी की तरफ। एक और चीज, मान लो मैंने आपके और आपके फ्रेंड को, ठीक है, दोनों को एक साइड ही खड़ा कर दिया। ठीक है, इधर आप भी खड़े हो गए, आपका हाथ ज्यादा लंबा है भाई, आप भी, तो बॉक्स किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ, क्योंकि आप दोनों का सम हो जाएगा। आपका 60 न्यूटन, आपके फ्रेंड का भी 60 न्यूटन, तो टोटल बॉक्स पे कितना लग रहा है बेटा? 120। इस पे कितना लग रहा है अब? 120 न्यूटन। तो डेफिनेटली
बॉक्स मूव करेगा। आ गया बैलेंस और अनबैलेंस में, तो हमें फोर्स का जो मोशन है वो कब दिखाई देगा, जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन को चेंज कर सकता है। आ गया समझ में बेटा? चलो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट मेन टॉपिक को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। बच्चों तो दो साइंटिस्ट थे, एक एरिस्टोटल और गैलीलियो। ये दो साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से न्यूटन ने आइडिया लिया किस चीज़ का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। एक्चुअली में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एरिस्टोटल के बेसिस पे गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। सपोज उन्होंने क्या देखा कि जब एक बॉल को एक फेंका जाता है, एक वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है, तो जैसे जैसे वो नीचे आता है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। आप भी देखो जब सीढ़ियों से नीचे आते हो तो बहुत इजीली आते हो ना, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे वो क्या होता है बेटा, बॉल ऊपर जाता है, ठीक है, जब वो बॉल एक हाइट पे जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उनके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये कहना था कि अगर बॉल को किसी से फेंका जाए किसी स्पीड के साथ, तो जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे ढलान की तरफ आएगा, स्लोप डिक्रीजिंग की साइड आएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर स्लोप पे चढ़ना होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, फिर से उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेस लिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और उस पर उन्होंने देखा ये बॉल कॉन्टिन्यूस मूव कर रही है एक टाइम तक, ठीक है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है। उसके बाद गैलीलियो ने क्या करा, एक हेमिस्फीयर लिया, ठीक है, और उसमें एक बॉल को फिर से प्लेस किया एक स्पीड और वेलोसिटी के साथ। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है बेटा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अ यूनिट ऑफ टाइम में, वो कहलाता है उसका स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन स्पीड, स्पीड के अंदर चेंज होना, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इसलिए दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड, स्पीड की भी और वेलोसिटी की भी। ठीक है बेटा, तो उन्होंने एक बॉल को यहाँ पे फेंका और क्या देखा उन्होंने कि बॉल कॉन्टिन्यूस इधर जा रही है, फिर सेम स्पीड से, फिर सेम स्पीड से, जैसे पेंडुलम पढ़ते हैं ना, सेम स्पीड से जा रही है और कुछ समय बाद वो स्टॉप हो जा रही है। ठीक है, तो बेटा देखो इनकी वजह से ही जो न्यूटन थे उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया, और न्यूटन ने कहा एन ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑलवेज इन मोशन और एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑलवेज विल बी रेस्ट until or unless an external force is applied on it। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रह सकता है कॉन्टिन्यूअस, और अगर वो रुका हुआ है रेस्ट पे तो वो रुका हुआ ही रह सकता है जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, अनलेस और अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है बेटा, आप बोलोगे मैम इसमें तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया था, गैलीलियो ने भी नहीं लगाया था, बस बॉल को फेंका फिर वो कुछ समय बाद कैसे रुक गई। आपने फ्रिक्शनल फोर्स का नाम सुना है, विच अपोज द मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है बेटा, एक टाइप का आपका कॉन्टेक्टेबल फोर्स है, ठीक है, जो कि क्या करती है, वो भी ऑब्जेक्ट और सरफेस के कॉन्टेक्ट से होती है, तो यहाँ फ्रिक्शन काम करती है। ठीक है, इसलिए ये रुकी। अगर इस प्लेन में, अगर इस सरफेस में फ्रिक्शन ना हो तो ये बॉल नहीं रुकेगी, याद रखना। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बॉल रुकी, अदरवाइज तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स। आ गया समझ में? तो एन ऑब्जेक्ट मे बी रिमेन इन मोशन पोजिशन और मे बी रिमेन एट द रेस्ट पोजिशन अनलेस और अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। देखो फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स लर्न द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यू नो, जो न्यूटन थे उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया, और उन्होंने ये आइडिया किससे लिया था, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से लिया था। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ अ बॉडी कंटिन्यू इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless an external force applied on it. It means कोई बॉडी है, ठीक है, सपोज आपने किसी टेबल पे बुक रखी है, क्या वो बुक अपने आप चलना शुरू कर देगी क्या? नो, है ना। आप क्या करोगे, या तो उसे पुश करोगे, नहीं तो पुल करोगे, तब वो क्या करेगी, वहां से अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, मोशन में आएगी, है ना। एक बॉल है, ठीक है, आपने रखा हुआ है, आप जब तक उस बॉल को फेंकोगे नहीं तो क्या वो मोशन में आएगी? नहीं। तो बेटा फर्स्ट लॉ यही कहता
है कि अ बॉडी कंटिन्यू इट स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है किसी स्ट्रेट लाइन पे तो हमेशा उसको मेंटेन रखने की कोशिश करती है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। ठीक है बेटा, आप और भी एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखो, फर्स्ट लॉ को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लॉ को और क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या कहा जाता है बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। चलो बेटा, तो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो सपोज करो आपकी क्लास में जो एक बहुत ही ताकतवर बच्चा है, हेल्दी है, ठीक है, या फिर हेल्दी और स्किनी को छोड़ दो, आपकी क्लास में जो सबसे टॉपर बच्चा है, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, वो क्या करेगा? अपनी हमेशा पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। देखो, कोई भी इंसान है वो क्या करता है? अपने स्टेटस को, अपने पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी रनिंग में होती है, वो सोचेगी कि मैं अपनी पोजीशन से चली जाऊं, नहीं। तो इनर्शिया भी बेटा द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज और टेंडेंसी टू अपोज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये एक फुटबॉल है, तो ये क्या करता है? इसकी ऐसी टेंडेंसी जो इसको मोशन में आने से रोकती हो। जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा तब तक ये मूव नहीं करेगी, क्योंकि इसकी खुद की बॉडी भी क्या कर रही है? लॉ ऑफ इनर्शिया कह रही है। जो इसके इंटरनल मास है वो इसको रोक के इसकी जो आप कह लो पोजीशन को मेंटेन रखता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया बेसिकली क्या होती है? इनहेरिट फोर्स इन एन ऑब्जेक्ट। ये एक छुपी हुई फोर्स होती है विच अपोज द मोशन और चेंज इनटू रेस्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या तो मोशन में आने से रोकेगी और या फिर वो रेस्ट पे आने से, अगर कोई क्या है बॉडी रेस्ट पे है तो मोशन में आने से रोकेगी, वो भी इनर्शिया, और कोई रेस्ट पे है तो उसको मोशन से आने में भी जो रोकेगी वो क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। ये इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। मान लो यहाँ पर कोई भारी सा बक्स है, ठीक है, तो ये अपने आप तो नहीं खिसक जाएगा ना? क्यों नहीं खिसकेगा? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपने बॉडी के मास के अकॉर्डिंग अपनी टेंडेंसी, अपनी पोजीशन को बनाए रखता है। दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो, लॉ ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इट मीन जिसमें जितना ज्यादा मास होगा, मास मेजर बाय द इनर्शिया। मास को किससे मेजर करते हैं बेटा? मास मेजर बाय इनर्शिया। इनर्शिया से मेजर करते हैं। ठीक है, इनर्शिया से मेजर करते हैं बेटा कि देखो, जिस बॉडी के अंदर जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी को अपनी पोजीशन मेंटेन उतने अच्छे से करेगी। ताकतवर आदमी एक पतले सुकड़े कमजोर आदमी को हरा देता है। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या है? ज्यादा है। इसी तरह इनर्शिया क्या करती है कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा वो अपनी पोजीशन, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। आ गया समझ में बेटा? तो बेटा मास जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनर्शिया के। किसके बेटा? इनर्शिया के। जितना मास ज्यादा उतना फर्स्ट लॉ का ज्यादा, लॉ ऑफ इनर्शिया ज्यादा एक्ट करेगा। आ गया बेटा समझ में? एक मोटे बच्चे को खिसकाना बहुत मुश्किल होगा, है ना, लेकिन एक पतले बच्चे को खिसकाना बहुत आसान है। आप उसके पैर पकड़ के भी स्लिप कर सकते हो, है ना। तो वहां भी क्या है? इनर्शिया एक्ट कर रहा है। मैंने अभी बताया ये बॉक्स यहाँ सरफेस पे क्यों टिका हुआ है? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के कारण आप डेली लाइफ में ना इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल देखते हो। अभी मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, इनर्शिया का प्रैक्टिकल। बेसिकली देखो बेटा, ये बॉक्स भी अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगी इनर्शिया के कारण। ठीक है, अब बेटा देखो, इनर्शिया दोनों तरह एक्ट करती है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, इनर्शिया बेटा दोनों तरह एक्ट करती है। इनर्शिया एट रेस्ट पोजीशन पे भी काम करती है। उसकी रेस्ट टेंडेंसी टू मेंटेन द रेस्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजीशन पे तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो लॉ लगा रहा है क्या है? इनर्शिया है। वो क्या है बेटा? वो फोर्स क्या है? इनर्शिया बेसिकली। तो इनर्शिया एट रेस्ट, और दूसरा क्या होता है? इनर्शिया
एट मोशन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगा ड्यू टू द इनर्शिया, अपने मास के कारण। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। आ गया समझ में बेटा। अब चलो कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो बेटा, आपको एक छोटी छोटी चीजें बातें बताती हूँ, आप घर पे करके देखना। देखो, आप क्या करना, अपने शार्पनर के ऊपर इरेजर रखना, बहुत आराम से बात है, आपको इजीली मिल जाएगा, सबके ज्योमेट्री पाउचेस होते हैं। शार्पनर के ऊपर एक इरेजर प्लेस करना और अपनी फिंगर से शार्पनर को आपको करना है, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं ना। अच्छा चलो, अच्छा एग्जाम्पल सोचा। कैरम बोर्ड देखो कितना आप सभी खेलते होंगे बचपन में। आप क्या करते हो, उन्हें इकट्ठा करते हो, जो भी उसकी सारी की सारी डिस्क होती है उसको इकट्ठा करते हो, पाइल बनाते हो पूरा कॉलम, और उसको नीचे वाली को हिट करते हो। तो आप देखो ऊपर वाली उसी पोजीशन पे गिरने की कोशिश करते हो, नीचे वाली आगे निकल जाती है ना। तो किसके कारण है, इनर्शिया के कारण है, क्योंकि आपने अपना फोर्स किस पे अप्लाई किया, नीचे वाले कैरम बोर्ड पे, लेकिन ऊपर वाले पे तो नहीं किया ना। तो इनर्शिया के कारण वो अपना पोजीशन मेंटेन रखने की कोशिश करती है, इसलिए वाले ऊपर वाले जो कैरम बोर्ड की जो कीज वो होती हैं, गोटियां, वो वहीं पे रहती है, बाकी नीचे वाली जिस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो बाहर आगे की तरफ मूव करेगी। ऐसे ही अगर आप शार्पनर पे फोर्स लगाओगे तो रबड़ यहीं गिरने की कोशिश करेगी ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि आपने अपना फोर्स कहाँ पर लगाया, शार्पनर पे। शार्पनर आपका आगे चले जाएगा और इरेजर यहीं पे रह जाएगी। आ गया समझ में बेटा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और ढेर सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट चुटकियों में आप कर सकते हो, तो घर पे भी इनको करना और मुझे बताना कि किया कि नहीं। ठीक है बेटा। और देखो, इसके अलावा इन दोनों के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, इनर्शिया एट रेस्ट। देखो, सब बच्चे ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कभी तो गए होंगे, कार में तो गए ही होंगे ना बेटा, है ना। तो देखो, जनरली क्या होता है, आपका जो फुट होता है, जब आप ऐसे सिट करते हो ट्रेन में या बस में, तो आपका फुट फ्लोर से अटैच होता है ना, लेकिन आपकी अपर बॉडी नहीं होती है। जैसे ही बस या ट्रेन चलना शुरू करती है, वो मोशन में आना शुरू करती है, तो आपका फोर्स किस पे लग रहा है, पैर पे लग रहा है, आपकी अपर बॉडी पे नहीं लग रहा है, तो आप पीछे की तरफ जाते हो। व्हाई आर यू मूव टू बैकवर्ड, क्यों गए आप पीछे, कोई कारण था? यस, इनर्शिया था वहां पे कारण। क्या था बेटा, इनर्शिया। आप बैठे, आपका लोअर पोर्शन मोशन में आने के लिए रेडी है, लेकिन जो आपका अपर पोर्शन है वो इनर्शिया के कारण अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है, इसीलिए ट्रेन आगे जा रही है लेकिन आपकी बॉडी पीछे की तरफ धक्का खाती है। आ गया समझ में। ऐसी बस में भी होता है। सबको आ गया समझ में। अच्छा, अब क्या करो, आपका कारपेट जो बहुत गंदा हो गया हो ना, या फिर जो पैर पोंछने वाला होता है पायदान, उसको ले जाके हैंग कर दो और उसको डंडी से मारना शुरू करो, धप 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 धप। ठीक है, दूसरों को चोट नहीं लगानी, बस डंडी से मारना। आप देखोगे जो उसके डस्ट है वो वहीं गिरने की कोशिश करेंगे नीचे। क्यों नीचे गिरने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आप मोशन में किसको ला रहे हो, उस मैट पे हिट कर रहे हो, लेकिन डस्ट पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्या होता है बेटा, अपने टेंडेंसी ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया डस्ट पार्टिकल वहीं पे गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और एक एग्जाम्पल, सब आप लोग गाँव जाते हो, ठीक है, आम के पेड़, अमरूद के पेड़, ठीक, बहुत सारे होते हैं, जो पहाड़ी होंगे उनके सेब के पेड़। आप किसी डंडी को शेक करो, डंडी तो मोशन में आ रही है, लेकिन आप क्या देखते हो, जो उसके फल और फ्रूट होते हैं नीचे गिरते हैं, टप टप टप। क्यों गिरते हैं भाई? उन्हें भी तो शेक करके दूर दूर पहुंच जाना चाहिए। क्यों गिरते हैं? ड्यू टू इनर्शिया। देखो, जैसे फ्रूट यहाँ पर लगा, वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को, जब आपने डंडी शेक करी, वो तो मोशन में आने में टाइम लगेगा ना, तो जैसे ही बेटा क्या होता है, अपनी पोजीशन के नीचे गिर जाता है। ठीक है, और लीव भी, इसलिए शेक करने पे वो गिर जाती हैं। आगे समझ में, ये भी क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है। एट रेस्ट का, कब है लॉ ऑफ इनर्शिया? एट रेस्ट। ठीक है, चलो एक और बात पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया एट मोशन। देखो, ट्रेन और बस वाला एग्जाम्पल यहाँ भी एक्ट करता है। कैसे? ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, आपकी पूरी बॉडी मोशन में, आपके पैर चिपके हुए हैं फ्लोर से, ठीक है, वो मोशन में। अचानक से बस रुकी, तो आप कैसे जाते हो? आगे जाते, पीछे जाते? आगे की तरफ जाते हैं। कैसे जाते हैं बेटा? आगे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे, देखो, स्टॉप आया, स्टॉप हमारा सरफेस, जैसे स्टॉप किया बस ने, ब्रेक लगाया, तो आपकी लेग तो अटैच है, वो तो आगे रेस्ट पे, लेकिन आपकी बॉडी को आने में टाइम लगेगा, इसीलिए वो इनर्शिया के कारण आगे ही जाने की कोशिश करती है, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए। आगे समझ में।
अगर कोई चलती बस से उतरता है, वैसे तो उतरना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी डीटीसी ड्राइवर बड़े गंदे होते हैं, वो धीरे कर देते, बोलते उतरो, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमेशा आदमी आगे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड जाएगा तो गिर जाएगा, है ना। और वो भी बोलता है, कंडक्टर या ड्राइवर छोटे बच्चों को बोलता है बेटा आगे की तरफ मुंह करके उतरना, क्यों। और 2 कदम हम चलते हैं, ट्रेन के उतरने के बाद भी 2 कदम चलते हैं, क्यों। हम क्या करते हैं, अपनी इनर्शिया, अपनी पोजीशन को, उस टेंडेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि अचानक से रेस्ट पे आएंगे तो हम गिर सकते हैं, इसीलिए। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इनर्शिया एट मोशन। आ गया बेटा ये दोनों समझ में अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में बेटा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, आप सब अपनी तरफ से भी देख सकते हो, और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। और मेरे बच्चों सच में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और समझ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे और अच्छे समझेंगे, उसमें मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके साथ पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देन थर्ड लॉ, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ेंगे। फिर एक और क्लास लूंगी, उसमें मैं आपके सॉल्व कराऊंगी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। आगे समझ में बेटा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।